हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने बिहार सिविल कोड के लिए कंप्यूटर क्लास का मॉक टेस्ट लाया हूं। इससे पहले मैंने कंप्यूटर क्लास का वो बेसिक बताया था, वन लीनियर क्वेश्चन बताया था, और आज जो है ये मॉक टेस्ट की शुरुआत मैंने किया है। आप देखिए कि इसमें वही क्वेश्चन है जो कि एकदम पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, इसी बात पर ये चलेगा क्लास, ठीक है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि हम देख रहे हैं, तो आज मैं ये मॉक टेस्ट लाया हूँ, इसके ऑप्शन भी हैं और इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये ऐसा क्या हुआ, इसमें कैसे होगा, मतलब इसके बारे में फुल डिटेल चर्चा करते हैं, उस तरह का ये मॉक टेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से आपको ये होगा कि आपको पूरा समझ में आएगी, और एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा तो इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन का निचोड़ आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एकदम अंत तक देखें, और जो भी चीज़ प्रॉब्लम होता है तो उस चीज़ को आप पूछें। तो देखिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो आप लोग को अगर आता है तो आप लोग अपना खुद से देखिए कि कीजिए कितना नंबर आपको आता है, और मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की और हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सामान्यतः कीवर्ड क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कीवर्ड कोड में कितनी कुंजियां होती है। तो कीबोर्ड जो आप देखते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड, उसमें कितनी कुंजियां होती है। तो ये कुंजी मतलब बटन, तो ये 104 होती है। अब कीवर्ड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से चर्चा आपको कर देते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कीवर्ड होता है दोस्तों कि QWERTY। देखिएगा कि इसी तरह का ये दिया जाता है, इसी को कीवर्टी बोलते हैं। कीवर्टी बोर्ड इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि अक्षरों को ऊपरी वाली पंक्ति में बाएं से 6 बटन, लेफ्ट साइड से कितने बटन, 6 बटन, और दाएं से जो होता है, और जैसे QWERTY होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है, कीवर्टी। यह जो है प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। इसमें 104 कुंजी होती है। कितनी कुंजी होती है, 104। अब थोड़ा कीबोर्ड के फंक्शन के बारे में आप समझ लीजिए कि कीबोर्ड इसमें जो होता है उसको हम 3 तरह से बांटते हैं। एक होता है मुख्य कीबोर्ड। अब देखिए कि उतना चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं तो आप उसको दिमाग में लिखिए और कॉपी में आप नोट करते चलिए। जैसे होता है कि मुख्य बोर्ड, इसमें अंग्रेजी के सभी अक्षर जो होते हैं, जैसे अंग्रेजी के सभी अक्षर, ए का सेट होता है, ए होता है, बी नहीं, जैसे ABCD लेके जेड तक होता है। उसके बाद इसमें जो होता है नंबर होती है। नंबर तो समझते होंगे, 0 से 9 तक की जो नंबर होती है वो इसमें दिया जाती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो संख्यानात्मक पैड होता है। संख्यानात्मक पैड का मतलब होता है कि इसका संख्या डाटा तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। जैसे अब कर्सर मूवमेंट हुआ, मॉडिफायर बटन हुआ, तो ये सब क्या होता है, तो इस बारे में आपको हम आगे समझाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था पहला, इसका जवाब है कि सामान्यतः कीबोर्ड में कितनी कुंजी होती है, तो E104 होती है। कीवर्ड इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस पर टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इस रेंज में इसको लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंक गणितीय एवं तार्किक लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ALU। क्या कहा जाता है, ALU। क्या होता है ये, अंक गणित एवं तार्किक, जिसको लॉजिकल संक्रिया करने वाला जो प्रोसेसर होता है उसको ALU कहा जाता है। ALU का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है, अर्थमेटिक, ARITHMETIC, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे हम क्या करते हैं, तो इसमें हम लॉजिकल जोड़ घटाव गुना भाग ये सब जो होता है, कोई चीज़ बराबर है, अधिक है, कम है, इस तरह का जो भी होता है वो किस में हम करते हैं, ALU में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कंप्यूटर का जो इससे ALU से बात आती है, तो इसके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर के कुछ मुख्य भाग होते हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद पूछा जाएगा कि आउटपुट डिवाइस क्या है, तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या होता है, तो रैम होता है। सेकेंडरी स्टोरेज होता है, इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। तो ये सब क्या होता है, सबके बारे में आप थोड़ा समझते चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन ये है कि एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्कों के जोड़कर विस्तृत इंटरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से वो कौन सा है? तो ये जो है तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज। क्या बोलते हैं? ब्रिज। एक उपकरण है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क, ईथर नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इंटरनेट नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? ब्रिज। ठीक है। इसमें कुछ आता है जैसे मॉडेम भी होता है। मॉडेम क्या होता है? तो फोन या इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को जोड़ने वाले डिवाइस को हम क्या कहते हैं? मॉडेम। उसके बाद होता है राउटर, आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है, जो कुछ आता है या मतलब किसी में डाल रहे हैं, इस सब को जो करता है उसको क्या कहते हैं? राउटर। तो ये जो राउटर था इसके बारे में हम बात किए। ठीक है। उसके बाद ये है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? तो बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने के लिए हम इसको किसका यूज करते हैं? रिपीटर का। अब मॉडेम के बारे में तो आपको बताया ही कि फोन या इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? मॉडेम। तो इसका जो आंसर है ये होगा ब्रिज। उसके बाद है MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला का क्या परिणाम आता है? ठीक है। तो इसमें एवरेज का जो फॉर्मूला प्राप्त होता है वो क्या होता है? तो इसमें एवरेज में 10, 20, 30, 40, 50 दिए हुए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। जैसे देखिए कि एवरेज में क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, तो जो भी संख्या दिया गया है, ये संख्या जो है 10, 20, 30, इसका योग बट्टे कुल संख्या, था 1, 2, 3, 4, 5 को संख्या, था इसमें आप देखिए इसको कर लीजिएगा, तो ये इसका आंसर जो इस सब को जोड़िएगा तो ये होगा इसमें 150 आएगा, ये जो होगा 150 होगा, और इसमें बट्टा में 5 कीजिएगा तो कट के कितना हो जाएगा? 30। तो ये जो इसका आंसर है 30। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस शॉर्टकट का प्रयोग करके प्रकोष्ठ संकेतन, जिसको सेल पॉइंटर कहते हैं, को वर्तमान स्थिति में एक प्रकोष्ठ सेल के बाएं ओर ले जाया जा सकता है? तो कहने का इसका जो आंसर होगा, शिफ्ट प्लस इन से तो खत्म हो जाएगा, तो इसका जो क्वेश्चन होगा आंसर वो होगा शिफ्ट प्लस टैब। कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट प्लस टैब शॉर्टकट का प्रयोग करके हम सेलर पॉइंट को वर्तमान स्थिति से प्रकोष्ठ सेल की ओर बाईं ओर ले जा सकते हैं। ओके। उसके बाद देख लीजिए कि जैसे इसमें दिया हुआ है, तो इसको देखिएगा, तो इससे आपको इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कभी कभी पूछेगा शिफ्ट प्लस स्पेस से क्या करते हैं, तो पूरी पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट प्लस स्पेस का क्लिक करते हैं। उसके बाद होगा कि शिफ्ट प्लस इंसर्ट कब करते हैं, तो सिलेक्टेड डाटा या सेलेक्ट श्रेणी सेल को पेस्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए कि संचालन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक प्रोसेस से पूरा कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं उसको कहते हैं निर्देश समुच्चय, इंस्ट्रक्शन सेट। कहने का मतलब है कि निर्देश समुच्चय ऑपरेशन के मूल सेट का प्रतिनिधित्व करते एक प्रोसेस को पूरा कर सकता है। ओके। और इसमें जो होता है इन सभी इंस्ट्रक्शन का समूह जिनमें माइक्रो प्रोसेस सपोर्ट करता है उसको हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं कि आउटलुक और जीमेल में हम अधिकतम कितना अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो आउटलुक और जीमेल में हम अधिकतम 20 और 25 MB तक हम चीज़ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल को और क्या क्या कहा जाता है? तो ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बताया जाता है। मैंने कल भी इसके बारे में आपको बताया था कि ईमेल को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोला जाता है। उसके बाद है कि ईमेल जो होता है उसके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए कि ईमेल जो होता है इसमें डोमेन नेम होता है जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है। उसके बाद यूजर नेम होता है। इसमें वर्तमान में जीमेल के जो उपभोक्ता हैं वो 1.5 बिलियन उपभोक्ता है। ठीक है, 1.5 बिलियन उपभोक्ता है, जीमेल चलाने वाले लोगों की संख्या है। सॉरी, जीमेल को जावा, C++ एवं जावा स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है। तो ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन है कि पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये तो आपको सबको आता होगा कि ये होम पेज होता है। पहला पेज जो होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। सामान्य शब्दों में वर्ल्ड वाइड वेब, WWE जो होता है उसमें ये जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब संग्रहित प्रत्येक पेज का वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज HTML पर तैयार होता है। HTML पर, तो इसे पिछले क्लास में मैंने बता दिया है कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके।
तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसको समझते हैं कि क्या है कि इसमें जो करते हैं उस बात को आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस, डीएनएस का पूर्ण रूप अर्थ क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या होता है इसको आप समझिए। यह एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा किसी वेबसाइट की पहचान होती है। ये क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम से क्या होता है कि किसी वेबसाइट की पहचान होती है। प्रत्येक वेबसाइट एक अद्वितीय डोमेन नेम होता है, इसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, कंप्यूटर सिर्फ आईपी एड्रेस को समझती है, ठीक है, जो ब्राउजर में यूआरएल के आधार पर डीएनएस द्वारा ट्रांसलेट कर लिया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ आईपी एड्रेस को समझती है, जो ब्राउजर पर यूआरएल के आधार पर डीएनएस द्वारा ट्रांसलेट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो इसे प्राप्त किया जा सकता है कैसे? तो इसको जो प्राप्त किया जा सकता है ट्रेस के द्वारा। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ट्रेस के द्वारा। जब ईमेल इसमें ट्रेस के द्वारा इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कि ईमेल संदेश के जो कुछ घटक होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे मेल हेडर, उसके अभिवादन, टेक्स्ट एवं हस्ताक्षर, ये सब इसमें आता है, ठीक है। ये बात आप समझिए। ईमेल संदेश के पहले 5 पंक्ति में ईमेल हेडर कहा जाता है। जैसे आप इसमें फ्रॉम, डेट, मैंने आपको लिखना बताया है, ठीक है। फ्रॉम, डेट टू सब्जेक्ट एवं सीसी, बीसी जो भी होता है। बीसीसी का अर्थ होता है कि कार्बन कॉपी होता है जिसका उपयोग किया जाता है। हम किसी भेजे गए ईमेल में इसको हम कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईएफटी का शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2005 में हुई थी। तो नवंबर 2005 कब हुई थी? नवंबर 2005 का। उसके बाद एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसका जो होता है इसके हम इंटरनेट बैंकिंग में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर में से कौन से हैं? बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है ये है Z1। कौन सा है ये? Z1। ये जो है एक ये होता है विदाउट, क्या है, बिना प्रोसेसिंग का ये मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसको हम क्या कहते हैं? सिविल इंजीनियर लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ZI का असली नाम जो होता है इसको VI भी बोलते हैं, फॉर वर्कुलस मॉडल 1। ये दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक के कंप्यूटर का आविष्कार 1954 में हुआ था, जिसका नाम यूनिवैक 1 था। ओके, तो आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं उसको आप समझिए कि किस डिवाइस में डेटा अधिक मात्रा में जमा होता है? तो डेटा जो होता है अधिक मात्रा में जमा होता है, ये होता है हार्ड डिस्क में। किस में होता है? हार्ड डिस्क में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा हुआ पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम धातु का बना होता है जिस पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में हम समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस समूह के लेवल आउटपुट डिवाइस शामिल होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, तो आप उसी आधार पर इसको बता सकते हैं। तो इसका जो समूह है माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, स्कैनर, पॉलिटर, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, पॉलिटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इस बात से आप समझिए ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस को कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो विंडोज पीसी को जो लॉक करने के लिए किया जाता है वो विंडोज जो लॉक कीज होता है वो +L दबा के हम इसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ हमको सेव करना, पूर्व से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को अगर खोलना है तो Ctrl+O। उसके बाद कुछ सर्किट होते हैं जो Ctrl+Z दाब के हम पूर्व दिए गए आदेशों को रद्द करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो है आ गए। उसके बाद दोस्त देखते हैं कि आपके लिए एक जरूरी सूचना कि जो भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मैं कल से प्रीवियस ईयर का सेट जीके जीएस का और जैसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरा एकदम फुल्ली कवर करवा दूंगा। ओके, तो जितने भी दोस्त हैं एमटीएस की तैयारी करते हैं तो वो कॉमेंट में लिखें और इस वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर करें, जिससे कि हमको वीडियो बनाने में एकदम मोटिवेट हो और हम अच्छे से वीडियो आपको बना के दें। तो ये जो प्रीवियस
प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन होगा, इसका आधार क्या होगा, इस चीज़ को आप समझिए। जैसे प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे कि जैसे फुल डिटेल जो ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन को समझाते हुए आप लोग पेन डायरी रखिएगा, इससे कि आप उसमें नोट करते जाइएगा। देखिए आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाते हैं, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो कहना है वो आप समझिए कि बिहार सिविल कोड के लिए रीजनिंग का कल मॉक टेस्ट मैंने एक स्टार्ट किया था, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आप लोगों से के सामने पेश किया था, जिसका रिव्यू आप लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे कि क्या होगा कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, जिससे कि आपको कुछ छूटेगा नहीं, आप सारा उसको पढ़िएगा। ओके, तो बात करते हैं आगे। इस बात को आप अच्छे से समझिए। और ये जो है, ये आज जो था कंप्यूटर का मॉक टेस्ट का ये पहला क्लास था, तो इसको अच्छे से देखिए। और जो भी प्रॉब्लम होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।